हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का क्लास 12 बायोलॉजी के सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक एमसीक्यू है। ठीक है, 26 से लेकर के सब्जेक्टिव पार्ट है। अब देखिए, ये जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी का क्वेश्चन यहाँ से है। तो देखिए, 26 से जो सब्जेक्टिव पार्ट हो रहा है उसका हम लोग पहला ही क्वेश्चन है क्या, एंजियोस्पर्म के परिपक्व सूक्ष्म बीजाणु का एक चित्र बनाइए, केवल कोशिकीय घटकों को लेबल करें। ठीक है ना, किसका पिक्चर बनाने बोल रहा है, परिपक्व सूक्ष्म बीजाणु का, मतलब कि मेचर माइक्रोस्कोप का पिक्चर बनाने बोल रहा है। ठीक है, और उसमें क्या लेबल करने बोल रहा है, सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, ओनली सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, कोशिकीय घटकों को दिखाने के लिए बोल रहा है। लेबल करना मतलब होता है उसमें उसको आप शो करें, प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एंजियोस्पर्म का परिपक्व बीजाणु मैंने बनाया है। इसका जो सेल होता है वो कितने सेल होंगे, 2 सेल होंगे। ठीक है ना, छोटा वाला जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं और बड़ा वाला जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इस पे 2 परत होते हैं, एक्सटाइन और एक्साइन। ठीक ना, इंस्टाइन और एक्सटाइन। तो क्या होता है, इंस्टाइन मतलब कि अंदर परत और एक्साइन मतलब कि बाह्य परत। ठीक है, आप कोई भी पिक्चर बनाएंगे नीचे में उसका लिखना ही पड़ेगा कि पिक्चर में आप बनाए क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए फिगर या फिर चित्र यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी चित्र बनाया है उसका आपको लिखना कंपलसरी है। देखिए 27 नंबर में क्या बोलता है, मानव प्रजनन के चरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही अनुक्रम में लिखे। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, चरण दिया हुआ है। जब मानव का जब परिजनन होता है, मतलब कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, यहाँ पे रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ज़ैमेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके जिसे युग्म जनन कहते हैं, दूसरा है अंतःस्रावण, तीसरा है निषेचन, चौथा है आरोपण, पांचवा है गर्भकाल, और लास्ट में जो होता है प्रसव। ठीक है, युग्म जनन में क्या होता है, यहाँ पे युग्मज जनन करने के लिए युग्म बनाते हैं। ठीक है, अंतःस्रावण मतलब क्या होता है, ये अंदर लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, युग्मक में एक अंडा के अंदर लेके चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे निषेचन होता है, मतलब कि अंडा में क्या हो जाता है, शुक्राणु का प्रवेश हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आरोपण हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे गर्भकाल बन जाता है जिसे जेस्टेशन कहते हैं, और लास्ट में प्रसव हो जाता है, मतलब कि जन्म हो जाता है, जिसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन और एलील में क्या अंतर है। ठीक है, डिफरेंस बताना किसमें, जीन और एलील में। तो देखिए मैंने एक एक डिफरेंस लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का नहीं है, इस वजह से। तो जीन क्या है, जीन एक निश्चित गुण के लिए डीएनए का एक छोटा अनुक्रम है। ठीक है, जीन क्या होता है, डीएनए के लिए एक छोटा सा अनुक्रम होता है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, एलील क्या होता है, एलील एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं, मतलब एक जीन है उसी का क्या होता है, अलग अलग रूप होता है। जैसे कि हमारा एक भगवान होता है और उसी का क्या होता है, अलग अलग रूप होता है। उसी तरह से जीन एक होता है लेकिन उसका जो अलग अलग रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन जो है, कुछ जानवर कब और क्यों शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है ना, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। शीत निद्रा मतलब कि हाइबरनेशन, क्यों चले जाते हैं और कब जाते हैं। तो कुछ जानवर सर्दियों में शीत निद्रा यानी कि गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दियों के महीने में भोजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठंड में क्या होता है, कुछ जानवर को भोजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक ना, सर्दियों के समय में। और क्या करते हैं, गर्मी में और बारिश में ये लोग निकलते हैं और अपना जितना ही भोजन रहता है वो सब ग्रहण करके वो सीधा शीत ऋतु में शीत निद्रा पर चले जाते हैं। ठीक ना, तो ये कब जाते हैं, शीत ऋतु में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि इसे भोजन की आपूर्ति कम हो जाती है, उन्हें भोजन नहीं मिलता है। 30 है, मलेरिया संक्रमण के दौरान रक्त में हीमोजोइन रिलीज होने पर यह मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देखिए मलेरिया संक्रमण के दौरान रक्त में हीमोजोइन रिलीज होने पर यह मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को कम कर देता है। जब भी हम लोग का मलेरिया संक्रमण होता है ना, तो हम लोग का वो बॉडी में क्या करता है, सबसे पहले तो वो हीमोग्लोबिन जो ब्लड का जो लेवल है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक ना, ब्लड का कमी हो जाता है हमें, जिससे मानव को कमजोरी, अब ब्लड का कमी होगा तो हमें क्या लगेगा, कमजोरी होगा, थकान होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। इस तरह से हम लोगों का क्या होगा, सर दर्द देगा, है ना, मलेरिया संक्रमण के दौरान यही होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल का बीओडी मापने के लिए किस मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। बीओडी मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा रहता है, बीओडी, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन किसका अनुमान लगाया जाता है, ऑक्सीजन का अनुमान लगाया जाता है। ठीक ना, ऑक्सीजन की मात्रा मतलब कि पानी पर कितना बीओडी है, मतलब कि कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, उसको हम लोग अनुमान लगाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय और विदेशी प्रजातियों में क्या अंतर है। स्थानीय और विदेशी प्रजातियों में क्या अंतर होता है कि स्थानीय प्रजाति क्या होते हैं, वे प्रजाति जो आमतौर पर एक पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, मतलब कि क्या होता है एक ही पारिस्थितिक तंत्र है, वहीं पे क्या करते हैं रहते हैं, उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं, ठीक है। विदेशी प्रजाति क्या होते हैं, वे प्रजाति जो अक्सर मानवीय गतिविधियों के कारण अपनी पारिस्थितिक तंत्र से किसी क्षेत्र में चले जाती है, ठीक है। मान लेते ये उसका पारिस्थितिक तंत्र है, ये इसमें हम लोग क्या किया, कुछ हस्तक्षेप कर दिए, ठीक है ना, उससे क्या हो गया, वो किसी और पारिस्थितिक तंत्र में चला गया या फिर बाहर चले गया। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं जंगल को काट देते हैं, है ना, जंगल को काटते हैं तो क्या होता है, जंगल में जितने भी जंगली जानवर रहते हैं वो क्या आ जाते हैं, हमारे रोड पर आ जाते हैं। अभी हम लोग को खबर सुनने को मिलता है कि शेर रोड पर आ गया था, हाथी आ गया था, है ना, हाथी आके पूरा खेत को नष्ट कर दिया। तो हाथी खेत को नष्ट नहीं किया, हम लोग उसके जंगल को नष्ट करके खेत बना दिए, तो वो तो खाने के लिए आएगा ही ना, ठीक है। तो ये स्थानिक और विदेशी प्रजाति में अंतर है। निम्नलिखित द्वारा दर्शाई गई जैव विविधता के प्रकार का नाम बताइए। तो भारत में आम की 1000 किस्में, पहला क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा आनुवांशिक विविधता। हम लोग को क्या है, आनुवांशिक विविधता होने के कारण भारत में आम की 1000 किस्में देखने को मिलती है। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले राउवोल्फिया वोमिटोरिया में रेसरपीन की क्षमता और एकाग्रता में भिन्नता। ये हिमालय में उगने वाली राउवोल्फिया और वोमिटोरिया क्या है, एक तरह की प्रजाति है जो कि किसके जैव विविधता में का प्रकार है, आनुवांशिक विविधता का प्रकार है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता। सेक्शन बी का 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है ना। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रजातियों की विविधता का उच्च स्तर होता है, इस क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां एक ही स्थान पर निवास करती है जो संकटग्रस्त होती है। मतलब कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रजातियां देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। इसमें अधिकतर कौन होते हैं, जो कि लुप्त प्राय हो रहे हैं, मतलब कि खत्म हो रहे उस तरह के जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विविधता का क्या होना चाहिए, उच्च स्तर होता है, मतलब कि यहाँ पे विविधता है लेकिन बहुत ज़्यादा ही विविधता है, उसे हम लोग विविधता हॉटस्पॉट कहेंगे। देखो ग्रुप सी का 35 नंबर क्वेश्चन जो है, पौधों में गाइटनोगेमी और जेनोगेमी में अंतर करें, ठीक है ना। गाइटनोगेमी और जेनोगेमी में क्या करने बोल रहा है, अंतर करने बोल रहा है। इन दोनों में से कौन सा इनब्रीडिंग डिस्प्रेशन का कारण बनेगा, इनब्रीडिंग डिस्प्रेशन का कारण कौन बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है गाइटनोगेमी और जेनोगेमी में अंतर करने बोल रहा है। तो देखिए गाइटनोगेमी मतलब क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प में परागकणों का दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होता है। मतलब कि पुष्प एक होता है, पौधा एक होता है और उसमें पुष्प अलग अलग पुष्प होते हैं, उसी में क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, ठीक है ना, स्थानांतरण होता है। इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। परागकण कहाँ से आते हैं, उसी पादप से आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे परागकण है तो ये क्या करेगा, उड़ के यहाँ पर चला जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो एक ही पौधे में अलग अलग पुष्प में ये परागण का स्थानांतरण होता है। उसी के अपोजिट क्या है, जेनोगेमी। जेनोगेमी मतलब क्या होता है, विभिन्न पादपों के परागकोश से विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न पादप होते हैं, अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं और अलग अलग पौधों पर जाकर उसके पुष्प पर वो क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, किसके, परागकणों का स्थानांतरण करते हैं। इसमें परागकण विभिन्न पादपों से आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, परागकण विभिन्न पादपों से आते हैं, मतलब कि अलग पादपों से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा, ये अलग पौधा, ये क्या करेगा, दूसरे पौधे पर देगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पुष्प और लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पुष्प, तो ये इसे नहीं देगा, ठीक है, ये किसे देगा, बगल वाले को देगा या फिर अलग पादप को देगा। ये कहाँ से लेगा, इससे नहीं लेगा परागकण, ये क्या करेगा, दूसरे पादपों से अपना परागकण कराएगा, इसे हम लोग जेनोगेमी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, डिस्पर्शन का कारण कौन बनेगा, ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिस्पर्शन का कारण कौन बनेगा, तो गाइटनोगेमी इनब्रीडिंग डिस्पर्शन का कारण बनेगा। कौन बनेगा, गाइटनोगेमी। देखिए यहाँ पे इनब्रीडिंग, इन मतलब क्या होता है, अंदर, तो एक ही पौधे के अंदर जो हो रहा है, कौन हो रहा है, गाइटनोगेमी हो रहा है, तो गाइटनोगेमी इसका इनब्रीडिंग डिस्पर्शन का कारण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें विविधता नहीं होती है, ठीक है ना। विविधता नहीं होती मतलब कि दूसरे पादपों पर ये निर्भर नहीं कर रही है, ये खुद के पादप पर कर रही है, इसलिए हम लोग इसको इनब्रीडिंग कहते हैं। 36 नंबर में क्या किया हुआ है, सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में, ठीक है ना। इसका 2 पार्ट दिया हुआ है। तो 36 नंबर का पहला पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ, मानव के वृषण नलिका का खंडीय दृश्य बनाए। वृषण नलिका में निम्नलिखित कोशिकाओं को लेबल
करें। देखो निम्नलिखित मतलब इधर दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो किसका पिक्चर बनाना पड़ेगा, वृषण नलिका का खंडीय दृश्य बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, वृषण नलिका का खंडीय दृश्य। तो देखिए मैंने यहाँ पे वृषण नलिका का खंडीय दृश्य बनाया है, इस तरह से खंडीय दृश्य होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोशिकाओं को लेबल करना है, A B C D। पहला में दिया हुआ है कोशिकाओं जो अपने संख्या बढ़ाने के लिए मिटोसिस द्वारा विभाजित होते हैं। कोशिकाएं जो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मिटोसिस द्वारा विभाजित होती है, तो कौन होती है, शुक्राणु जनन होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया था मियोसिस 1 से गुजरने वाली कोशिका का, तो ये कौन हो जाएगा, प्रथम शुक्राणु कोशिका। तीसरा दिया हुआ था दूसरे मियोसिस से गुजरने वाली कोशिका का, तो दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय शुक्राणु कोशिका हो जाएगा। और डी नंबर जो दिया हुआ था, चौथा नंबर कोशिका जो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया में सहायता होती है, तो कौन होती है स्पर्मियोजेनेसिस में, शुक्राणु नाशक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया था लैडिंग कोशिका की भूमिका बताना है, ठीक है ना। 36 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट था उसमें दिया हुआ था लैडिंग कोशिका की भूमिका बताना। तो शुक्राणुजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में लैडिंग कोशिकाएं होती है। कहाँ पे होती है, जो शुक्राणु जनन होती है ना, ये देखिए पहला जो कोशिका जहाँ पे मेटोसिस होता है वहाँ पे क्या होता है, बाहरी क्षेत्र में लैडिंग कोशिका होती है, ठीक है ना। उसका बाहरी जो क्षेत्र रहता है, आउटर पार्ट जो रहता है, उसमें क्या होते हैं, लैडिंग नामक कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, ठीक है ना। ये पुंजन जिसे एंड्रोजन कहते हैं नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित करते हैं। उसमें क्या, वहाँ पे क्या मिलता है, हार्मोन मिलता है। कौन सा हार्मोन, पुंजन, या फिर जिसे एंड्रोजन नामक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, दो मटरों के पौधे के बीच एक क्रॉस किया गया जिसमें पौधों की ऊंचाई के विपरीत लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे, ठीक है ना। 2 मटर के पौधा लिया गया था, उसके बीच में क्या किया गया, एक क्रॉस किया गया, ठीक है। उसमें क्या बताया कि जिसमें पौधे की ऊंचाई के विपरीत लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। ऊंचाई तो ऊंचाई, उसके विपरीत भी, मतलब ये अलग। क्रॉस के परिणामों में 50% पैतृक लक्षण दिखे। कितने प्रतिशत दिखे पैतृक लक्षण, 50% दिखे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, पुनेट स्क्वायर की सहायता से क्रॉस का निर्धारण कीजिए। पुनेट स्क्वायर क्या बनाने बोल रहा है, पुनेट स्क्वायर। स्क्वायर से समझ में आ रहा है आपको, ये बनाना है, वर्ग बनाना है, ठीक है। किए गए क्रॉसों के प्रकार का नाम बताया, क्रॉस के प्रकार का नाम बताया। तो देखिए पहला नंबर में मैंने बनाया है पुनेट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी मतलब कि क्या होता है, लंबा पौधा, और स्मॉल टी मतलब होता है बौना पौधा। जब इसको हम लोग क्रॉस किए, ये मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, जब इसको संकरण करवा रहे हैं, तब F1 में क्या हो रहा है कि सभी में हम लोग क्या देखते हैं, छोटा बड़ा मिलकर आ रहा है। मतलब कि लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, ये पहले पीढ़ी पर आया। वही जब हम लोग लंबा और बौना पौधा दोनों को दूसरे पीढ़ी पर जब हम लोग ने मिलाकर देखा, तब क्या आया कि लंबा बौना पौधा, लंबा बौना पौधा, ठीक ना, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा पौधा बौना पौधा, ये 2 में आया। लेकिन एक में क्या आया, लंबा लंबा, और दूसरा में बौना बौना आ गया। बोलने का मतलब ये हो रहा है कि ये 50 है तो ये भी 50% आ रहा है, मतलब कि 100% है। तो ये क्या हो रहा है, ये 50 और ये 50 आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये पैतृक लक्षण जो है वो कितने हैं, 50% के है। मतलब कि उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब लंबा और बौना पौधा को, लंबा और बौना, देखो कैपिटल टी मतलब क्या हो रहा है, लंबा, और स्मॉल टी मतलब होता है बौना। तो यहाँ पे जब दोनों को एक साथ मिला, यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग मिला रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लंबा और बौना दोनों को एक साथ मिला रहे। तब हम लोग देख रहे क्या, एक में दोनों ही लंबा पौधा हुआ, दूसरा में दोनों ही बौना पौधा हुआ, लेकिन तीसरा और चौथा में क्या देखे, दोनों मिलकर आया। एक लंबा आया तो एक बौना, एक लंबा आया तो एक बौना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पैतृक लक्षण है वो कैसे है, 50% के है। दूसरा क्वेश्चन में इसका प्रकार बताना था, कौन सा क्रॉस किया, तो कौन सा क्रॉस किया है, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया है, ठीक है ना, परीक्षार्थ संकरण जिसे हम लोग कहते हैं, मोनोहाइब्रिड परीक्षार्थ संकरण। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषित करें किसे, ए और बी को, मेटास्टेटिस और टीकाकरण को। मेटास्टेटिस क्या होता है, जब कैंसर कोशिकाएं, ठीक है, मूल ट्यूमर से अलग होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाती है, तो इसे मेटास्टेटिस कहते हैं। जो कैंसर कोशिका है वो क्या होती है, मूल ट्यूमर से, ट्यूमर कोशिका के अंदर में रहती है कैंसर कोशिका, है ना, तो ये क्या होती है, इससे अलग हो जाती है और अन्य भाग पर चली जाती है ना, हमारे अन्य भाग पर फैल जाती है, उसे हम लोग मेटास्टेटिस कहते हैं। टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता, ठीक है ना, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता, जिसे हम लोग एंटीबॉडीज विकसित करने की दवा जो पिलाई या फिर
दी जाती है, ठीक है ना, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा या फिर पिलाया जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। जैसे पोलियो हम लोग पीते हैं ना, पोलियो भी एक तरह का क्या है, टीकाकरण है। जिस तरह से हम लोग ने कोरोना का वैक्सीन लिया था वो भी एक तरह का क्या है, टीकाकरण है। अब देखिए पोलियो और कोरोना का जो वैक्सीन लिया था, कोरोना का वैक्सीन क्या लिए थे, इंजेक्शन के थ्रू लिए थे, और जब हम लोग पोलियो पीते हैं वो हम लोग ड्रॉप के थ्रू से पीते हैं। तो पिलाई जानी या फिर दवा दी जानी को क्या कहते हैं हम लोग, टीका, जैसे उसे क्या कहते हैं हम लोग, टीकाकरण। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टीकाकरण की प्रक्रिया को टीका देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी होगा आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन जो है उसका क्या क्वेश्चन है, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा, पूरक मतलब किसके उल्टा, विपरीत, ठीक है ना। 5:3 दिशा में लिखिए। ये देखिए 5 और 3 का में ही लिखना है, ठीक है, लेकिन इसका कैसे लिखना है, पूरक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ATGC 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 ATGC, मतलब कितना पार्ट में दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डीएनए का जब आप अनुक्रम पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा ATGC मतलब क्या होता है, एडेनाइन, गुआनिन, ये सब होता है, ठीक ना, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, ये सब होता है। तो देखिए ATCZ इसे मैंने 7 पार्ट पर लिख दिया है ना, 7 पार्ट पर। अब इसे क्या किया मैंने, उल्टा लिखा मतलब कि TAGC पर लिखा, ठीक है ना। कैसा लिखा, TAGC इस तरह से मैंने 7 भाग पर लिखा। अब इसे ही मैंने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, मतलब कि G पहले, फिर C, फिर A, फिर T, है ना, GCAT। देखो GCAT, तो ये क्या हो गया, 5 3 पर ये आ गया, ठीक है। इस तरह से डीएनए का अनुक्रम है। 40 नंबर क्वेश्चन है, डाइन्यूक्लियोटाइड का योजनात्मक चित्रण बनाए। किसका चित्रण बनाने बोल रहा है, डाइन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाइन्यूक्लियोटाइड का पिक्चर बनाया है। उसमें क्या बता रहा है, लेबल करना है। क्या लेबल करना है, न्यूक्लियोटाइड के घटकों को लेबल करना है। कौन कौन सा घटक होते हैं, तो कौन कौन सा घटक होगा, शुगर और बेस होगा, ठीक है। 5 एंड में लिखना है, मतलब कि 5 सिरा पर लिखना। देखो मैंने 5 सिरा पर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये 5 सिरा होता है इस तरह से। और क्या बोल रहा, तीसरा नंबर में एन ग्लाइनोकोसिडिक बंद में लिखना है, एन ग्लाइनोकोसिडिक, मतलब कि देखो एंड ऑफ चेन का जो एंडिंग हो रहा है यहाँ पे, एन ग्लाइनोसेडिक लिंकेज, ये होता है ग्लाइनोसेडिक लिंकेज, ठीक है, शुगर जब बेस पर चला जा रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बंद पे लिखना है। तो फॉस्फोडाइस्टर बंद क्या होता है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों बनेगा, ठीक है ना, जिसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। ये लिंक करके इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। आप फिगर का नाम लिखना मत भूलिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, शैवाल प्रस्फुटन को परिभाषित करेगी, एक पारितंत्र को कैसे प्रभावित करता है। शैवाल प्रस्फुटन मतलब कि एल्गी ब्लूम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल प्रस्फुटन एक जलीय प्रणाली में शैवाल की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है। प्रस्फुटन मतलब क्या होता है, फूटना, है ना, बहुत जोर से फूटना। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या, कैसे जन्म लेते हैं, वो फूट के, है ना, फूट के जन्म लेते हैं। तो शैवाल का बहुत तेजी से, शैवाल की जो जनसंख्या होती है वो तेजी से वृद्धि करना को क्या कहते हैं हम लोग, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। अब ये जो शैवाल रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ऑब्वियसली पानी पर रहते हैं, ठीक है। यह घटना तब होती है जब पानी में पोषक तत्वों, ठीक है ना, पानी में जो पोषक तत्व होता है, अब पानी में कौन कौन सा पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस जैसी तत्व रहते हैं, ठीक है ना, की अधिकता होती है। किसके किसकी अधिकता होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जब अधिकता हो जाती है तब उसमें जो नील हरित शैवाल होते हैं, नीला कलर का, हरा कलर का जो शैवाल होता है, एल्गी होता है, उसका जो वृद्धि दर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। शैवाल जहरीले होते हैं, शैवाल जहरीले होते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना, ये पारितंत्र को कैसे प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। ये तो पहले तो जहरीले होते हैं, ये पानी को क्या कर देता है, दुर्गंध युक्त कर देता है या फिर गंदा कर देता है, ठीक है ना। उसका जो रंग है उस रंग को भी बदल देता है। उसमें जो घुलित ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा में क्या कर देता है, कमी ला देता है, क्योंकि वो जितना भी ऑक्सीजन हो तो शैवाल ले लिए ना। अब शैवाल ले लिए तो हमारे लिए ऑक्सीजन क्या बचेगा, पानी का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि उसका जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, BOD है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो जलीय जीवों के लिए नुकसान पहुंचाता है। और जो जल में जो फिशेस रहते हैं ना, फिशेस रहते हैं या फिर टर्टल वगैरह, क्रोकोडाइल, ये सब वगैरह रहते हैं ना, तो उन सब में क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलीय जीव ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो पारितंत्र रहता है वो प्रभावित हो जाता है ना, पारितंत्र को नुकसान पहुँचाता है, हमारे जो जलीय जीव है वो मर जाते हैं,
डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख करें। क्या बोल रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, में भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है ना, डीएनए में जो भिन्नता होती है उसे कौन दर्शाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट दर्शाता है। समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। जैसे कि हम लोग का भी फिंगरप्रिंट लिया जाता है अभी हर जगह पर, उसी तरह से जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है वो किसी के साथ भी मैच नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वो जुड़वा जो रहते हैं, वो भी जुड़वा कैसा होना, एकदम एक साथ जो रहते हैं उनका ही सिर्फ और सिर्फ मेल खाएगा, बाकी किसी का भी मैच नहीं होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों जैसे कि खून, बाल, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये जो फिंगरप्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट, वो किससे प्राप्त किए जाएंगे, ब्लड से, है ना, बाल से, लार से, शुक्राणु से, इस तरह से क्या किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट का अयोग्य उपयोग अपराध मामलों में करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग क्या होगा, तो क्या होगा, अपराध मामलों में। जैसे कि कोई खूनी है, ठीक है ना, कोई बलात्कारी है, वो पहचानना, मतलब कोई खून कर दिया तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, है ना, उसके डीएनए टेस्ट करके हम लोग उसे पहचानेंगे। डीएनए टेस्ट मतलब कि अगर वो उसको मारा है, उसको खून किया है, तो उसका तो हाथ का छाप या फिर उसका बॉडी का कुछ ना कुछ तो पार्ट उसमें रहेगा ही, तो उसको उसका जो सैंपल को कलेक्ट करके उसको फिर डीएनए को मैच करके दूसरे लोगों के डीएनए से मैच करके इस तरह से अपराधी मामलों में इसका क्या होता है, पहचान किया जाता है। पैतृक झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में आदि में। पैतृक झगड़ों में कैसे किया जाता है, जैसे कोई बोल सकता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो फिर वो मेरी बेटी नहीं है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका हेयर लेकर, है ना, दोनों का हेयर लेकर, मतलब कि पापा अगर बोल रहा है या मम्मी बोल रही है, तो पापा मम्मी किसी का भी हेयर लेकर, बच्चा का हेयर लेकर उसको क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट करा के बता सकते हैं कि हाँ ये डीएनए टेस्ट हो रहा है, मतलब कि ये डीएनए आपके साथ मिल रहा है, मतलब ये आपका बेबी है ना। कभी अगर हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, बच्चे एक्सचेंज हो जाता है ना, तो इसी तरह उसको पहचानते हैं हम लोग।